और फिर थोड़ी देर बाद पायलट ने वेस्ट हार्ब के एयरपोर्ट पर तैयारा उतरने की खबर सुनाई और सब मुसाफिर चौंक कर हिफाजती पट्टियां बांधने में मसरूफ हो गए। तैयारा रनवे पर उतरा तो पट्टियां खोलकर इमरान और गेबल बाहर आ गए। कस्टम वगैरह की पाबंदियों से गुजरने के बाद वो जब एयरपोर्ट की इमारत से बाहर निकले तो एक नौजवान तेजी से चलता हुआ गेबल के करीब आया। आप बखैरियत आ गई मिस, नौजवान ने बड़े मुअद्दबाना लहजे में कहा। क्यों, क्या तुम्हारा ख्याल था कि ये किस्तों में यहाँ पहुँचती? इमरान फौरन ही बोल पड़ा और नौजवान चौंक कर उसे देखने लगा। पीटर, ये हमारे मेहमान प्रिंस हैं और प्रिंस ये पीटर है, हमारा ड्राइवर। गेबल ने फौरन ही तारुफ कराते हुए कहा। हमारा ड्राइवर, क्या मतलब? अब तक कारों, बसों और ट्रकों के ड्राइवर तो सुने थे, मगर हमारा ड्राइवर क्या हुआ? इमरान ने हैरत से पलकें झपकाते हुए कहा और गेबल बेख्तियार हंस पड़ी। चलो पीटर, डैडी इंतजार कर रहे होंगे। गेबल ने पीटर से मुखातिब होकर कहा, जो अजीब नजरों से इमरान को देख रहा था, और वो कंधे झटक कर वापस मुड़ गया और वो दोनों उसके पीछे चलते हुए करीब मौजूद एक बड़ी और नए मॉडल की सिम्पोसियन कार तक पहुंच गए। पीटर ने बड़े अदब से कार का ऊपरी दरवाजा खोला, मगर इससे पहले कि गेबल नशिस्त पर बैठती, इमरान तेजी से आगे बढ़ा और इतनी फुर्ती से पहले नशिस्त पर बैठ गया कि जैसे उसे खतरा हो कि एक लम्हे के लिए भी देर हो गई तो कयामत आ जाएगी। पीटर का चेहरा गुस्से की ज्यादती से टमाटर की तरह सुर्ख हो गया और उसने एक झटके से दरवाजा बंद कर दिया। कोई बात नहीं पीटर, ये जरा शौक तबीयत के मेहमान है, गेबल ने हंसते हुए कहा और फिर खुद ही अगली नशिस्त का दरवाजा खोलकर बैठ गई। अरे तुम आगे बैठ गई, वाह, ये क्या बात हुई? औरतें हमेशा पीछे बैठती हैं। इमरान ने दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश करते हुए कहा। बैठे रहो प्रिंस, कुछ देर के लिए अपने आप को औरत समझ लो, गेबल ने हंसते हुए कहा। मरवा दिया, अगर मैंने अपने आप को औरत समझ लिया तो फिर मुझे किसी मर्द से शादी करनी पड़ेगी और म्याऊ म्याऊ करते हुए बच्चे जन्ने पड़ेंगे। ना बाबा, मैं पास आया, इमरान ने कहा और इससे पहले कि पीटर दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठता, इमरान उस तरफ का दरवाजा खोलकर बाहर उतरा और झपट कर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। पीटर हैरत भरे अंदाज में आंखें झपकाता ये तमाशा देखता रहा। मैं ड्राइविंग करूंगा, तुम हमारे ड्राइवर को पीछे बिठा दो, इसकी शक्ल भी औरतों से मिलती जुलती है, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा और गेबल ने हंसते हुए पीटर को पीछे बैठने का इशारा कर दिया। पीटर बुरा सा मुंह बनाते हुए पिछली नशिस्त पर बैठ गया। उसके चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि अगर गेबल दरमियान ना होती तो इमरान की बोटियां दांतों से नोच लेता। दूसरे लम्हे इमरान ने इंजन स्टार्ट किया और क्लच छोड़कर पूरी कुव्वत से एक्सीलरेटर दबा दिया। ताकतवर इंजन वाली गाड़ी यूं उछलकर आगे बढ़ी जैसे तोप के दहाने से गोला निकलता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? गेबल ने चीखते हुए कहा। क्या हुआ? इमरान ने गियर बदलते हुए बड़े सपाट से लहजे में पूछा। आहिस्ता चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, गेबल ने घबराए हुए लहजे में कहा। अरे परवाह ना करो, मुझे अस्पताल में प्लास्टर चढ़ाए हुए और टांगे फिजा में लटकाए हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े रोमांटिक, इमरान ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने स्पीड और बढ़ा दी। अब गाड़ी सड़क पर यूं दौड़ रही थी जैसे वो कार की बजाय जेट तैयारा हो। सड़क पर ट्रैफिक का खासा हुजूम था, मगर इमरान की कार उनमें से यूं बचती बचाती निकली जा रही थी जैसे सर्कस का कोई खेल हो रहा हो। गेबल की आंखें खौफ से पटी जा रही थी। उसे यूं लग रहा था जैसे किसी भी लम्हे कार या तो उलट जाएगी या फिर किसी और कार या ट्रक से टकराकर उसके पुरकच्चे उड़ जाएंगे, मगर हर बार कार टकराने से बाल बाल बच जाती। अरे मुंह में घुनघुनियां डाले बैठी रहोगी या बताओगी भी सही कि आखिर जाना कहाँ है? इमरान ने स्टीयरिंग को इंतहाई तेजी से दाएं बाएं मोड़ते हुए करीब बैठी गेबल से मुखातिब होकर कहा। मुझे कहीं नहीं जाना, खुदा के लिए तुम कार रोक दो वरना मैं मर जाऊंगी, मेरा दम घुट जाएगा, गेबल ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा और इमरान ने इंतहाई फुर्ती से कार साइड पर मोड़ी और फिर एक जोरदार झटके से ब्रेक लगा दी। गेबल का सर स्क्रीन से टकराते टकराते बचा। आओ मिस्टर पीटर, तुम चलाओ कार, मैं औरत बन जाता हूँ, इमरान ने नीचे उतरकर पिछली नशिस्त का दरवाजा खोलते हुए बड़े मुतमईन लहजे में कहा और पीटर खामोशी से बाहर निकल आया। फिर उसने ड्राइविंग सीट संभाली और कार सुबक रफ्तारी से एक बार फिर सड़क पर दौड़ने लगी। खुदा की पनाह, इस कदर तेज रफ्तारी, मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा कि कार सही सलामत है, गेबल ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। वाकई प्रिंस खौफनाक ड्राइविंग करते हैं। पहली बार पीटर ने जुबान खोली, उसके लहजे में रौबियत के आसार नुमाया थे। प्रिंस, क्या तुम आमतौर पर ऐसे ही कार चलाते हो? गेबल ने मुड़कर इमरान की तरफ देखते हुए पूछा, मगर दूसरे लम्हे वो चौंक पड़ी क्योंकि इमरान ने सीट की पूंछ से सर टिकाया हुआ था, आंखें बंद थी और हल्के हल्के खर्राटे चल रहे थे। यूं लगता था जैसे वो गहरी नींद सो गया हो।
कमाल है, ये शख्स भी अपनी नौयत का अजीब है, एक लम्हे में इतनी गहरी नींद सो गया। गेबल ने हैरान होते हुए कहा, मिस, ये प्रिंस कहाँ के रहने वाले हैं? पीटर ने पूछा, मगर उसका लहजा मुअद्दबाना ही था। ये रियासत ढंग का शहजादा है, सैर व तफरीह के लिए खुफिया तौर पर वेस्ट हार्प आ रहा था कि तैयारी में मुलाकात हो गई। गेबल ने इमरान का तफसीली तारुफ कराते हुए कहा, बॉस ऐसे आदमी को बर्दाश्त न कर सकेंगे मिस, आपको मालूम है कि वो कितने संजीदा हैं। पीटर ने दबे दबे लहजे में एहतजाज करते हुए कहा, मैं डैडी को मना लूंगी। गेबल ने एतमाद भरे लहजे में कहा और पीटर खामोश हो गया। कार दरमियानी रफ्तार से वेस्ट हार्प की मसरूफ सड़कों पर से गुजरती आगे बढ़ी चली जा रही थी, जबकि इमरान सीट की पुश से सर टिकाए सोच रहा था कि कम से कम उसने एक बहुत बड़े साइंसदान के घर में रहने की जगह बना ली। उसका ख्याल था कि वो जॉर्ज गेबल को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसे इल्म था कि सर जॉर्ज गेबल की वेस्ट हार्प के आला तरीन हलकों में खासी जान पहचान है। यही वजह है कि उसने पहला प्रोग्राम बदलकर मिस गेबल के साथ रहने का प्रोग्राम बना लिया था। कमरे में मौत की सी खामोशी तारी थी। कमरे में मौजूद 4 अफराद चेहरों पर नकाब लगाए मुजस्सिमों की तरह कुर्सियों पर जमे बैठे थे। वो चारों एक छोटी सी मेज के गिर्द बैठे हुए थे। मेज के ऊपर खासा बड़ा और इंतहाई जदीद साख का ट्रांसमीटर रखा हुआ था। ये दहशतगर्द गुरों के 4 बड़े थे। वो रोजाना यहाँ एक मखसूस वक्त पर इकट्ठे होते थे ताकि चीफ बॉस को रोजाना की कारकर्दगी की रिपोर्ट देकर मजीद हिदायत हासिल कर सके। उसी लम्हे ट्रांसमीटर का बल्ब एकदम जल उठा और उसमें से सीटी की हल्की आवाज निकलने लगी। वो चारों चौकर सीधे हो गए। हेलो, डीजी स्पीकिंग, ओवर। सीटी की आवाज बंद होते ही एक करक आवाज सुनाई दी। डीजी 1 स्पीकिंग, ओवर। ट्रांसमीटर के करीब बैठे हुए एक नकाबपोश ने जवाब देते हुए कहा, रिपोर्ट, ओवर। बॉस ने पूछा, बॉस, मैंने क्रॉसवर्ड ऑर्गेनाइजेशन से अली इमरान के मुतालिक तफसीलात मंगवा ली हैं। इन तफसीलात के मुताबिक अली इमरान दुनिया का इंतहाई शातिर, खतरनाक, चालाक और अय्यार शख्स है। उसके रिकॉर्ड में बड़ी बड़ी अजीम तंजीमों की तबाही दर्ज है, ओवर। नंबर 1 ने जवाब दिया, मुझे पहले ही शक था कि मैंने शख्स का नाम सुना हुआ है। और सुनो, ये शख्स अली इमरान पाकिस्तान से वेस्ट हार्प के लिए चल पड़ा है ताकि हमें पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही खत्म किया जा सके, ओवर। बॉस ने इंकशाफ करते हुए कहा, ओह सर, उसे वेस्ट हार्प जिंदा सलामत नहीं पहुंचना चाहिए, ओवर। नंबर 1 ने तशवीश भरे लहजे में कहा, हाँ, पहुंचना तो नहीं चाहिए, मगर उसकी किस्मत अच्छी है कि एजेंट 100 को उस वक्त पता चला जबकि वो वहां से गायब हो चुका था और उसने हमारे एजेंट 101 पर कब्जा कर लिया था और उसने हमसे राब्ता भी कायम कर लिया था, मगर मैंने ट्रांसमीटर फाड़कर एजेंट को भी खत्म कर दिया, ओवर। बॉस ने तफसीलात बताते हुए कहा, मैं समझा नहीं बॉस, ये सब कुछ कैसे हो गया, ओवर। नंबर 1 ने उलझे हुए लहजे में कहा, सुनो, मैं तुम सबको तफसील बताता हूँ, क्योंकि अब हमें यहाँ अपने मिशन को कामयाब करने के साथ साथ पाकिस्तान की जंग भी लड़ना पड़ेगी, ओवर। बॉस ने कहा, पाकिस्तान के साथ जंग, ओवर। नंबर 1 ने कहा, हाँ, हुकूमत पाकिस्तान को यहाँ से किसी ने हमारे प्रोग्राम की इत्तला कर दी कि वेस्ट हार्प में मिशन खत्म करके हम पाकिस्तान जाने का प्रोग्राम रखते हैं। उस पर वहाँ से इंटेलिजेंस के सुपरिटेंडेंट फैयाज की सरकर्दगी में एक टीम रवाना की गई। सुपरिटेंडेंट फैयाज का अली इमरान दोस्त है, चुनांचे उसने अली इमरान को भी साथ चलने पर आमादा कर लिया। एजेंट 101 सूजी ने यह बात ट्रेस कर ली और मेरी हिदायत पर उसने फैयाज की कलाई में 911 बम फिट कर दिया ताकि जब यह टीम इमरान समेत जहाज में सवार हो तो 911 के जरिए तैयारा उड़ा दिया जाए। मगर फिर अचानक सूजी की कॉल आई और कोई मादाम जूलिया बोल रही थी। मैंने एजेंट सूजी और ट्रांसमीटर का खात्मा कर दिया। मुझे यकीन है कि वो मादाम जूलिया भी साथ ही खत्म हो गई होगी। बहरहाल मैंने एक्वावर्ड चेकिंग मशीन ऑपरेट करके मालूम कर लिया कि 911 को भी बेकार कर दिया गया है। उस पर मैंने फौरन एजेंट 100 को कॉल किया और उसे हिदायत की कि वो इस टीम का खोज लगाए। चुनांचे मुझे एजेंट 100 की रिपोर्ट मिली कि ये टीम खुसूसी तैयारी पर रवाना हो गई है। उसमें फैयाज के साथ 10 अफराद सवार हैं। एजेंट 100 ने बहरहाल भागदौड़ करके ये मालूम कर लिया कि वो अहमक शख्स अली इमरान उसमें शामिल नहीं है। चुनांचे उसने उसे तलाश किया। फिर मालूम हुआ कि वो चंद घंटे कबल एक मुसाफिर तैयारे पर प्रवास कर गया है। उसकी मंजिल वेस्ट हार्प है। सुपरिटेंडेंट फैयाज की टीम को चेक किया गया और फिर मेरे 2 एजेंटों ने उसे इंटरवर्ल्ड ट्रेन में तलाश कर लिया और इस तरह फैयाज को ट्रेस कर लिया गया। मैंने एक और प्रोग्राम बनाया और फैयाज को कासाब्लांका पर उतारकर होटल एडवर्ड पहुंचाया। यहाँ से वो हेडक्वार्टर पहुंच चुका है, जबकि बाकी टीम के खात्मे के लिए
मैंने मुनासिब समझा कि ट्रेन को ही उड़ा दिया जाए। चुनांचे ट्रेन उड़ा दी गई। इस तरह हमने फैयाज की टीम से भी निजात हासिल कर ली और हुकूमत को एक और जिक पहुंचा दी गई। ओवर। बॉस ने पूरी तफसील बताते हुए कहा, मगर बॉस, फैयाज को क्यों जिंदा छोड़ दिया गया है? ओवर। नंबर 1 ने पूछा, फैयाज को मैं इमरान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मुझे यकीन है कि इमरान बहरहाल फैयाज से राब्ता कायम करेगा। इस तरह हम उसे आसानी से ट्रेस कर लेंगे। ओवर। बॉस ने जवाब दिया, गुड, वेरी गुड। इसका मतलब है बॉस, अब पाकिस्तान का सिर्फ अली इमरान ही हमारे मुकाबिल है। ओवर। नंबर 1 ने जवाब दिया, हाँ, और मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा 2 दिनों बाद मैं उसका भी खात्मा कर दूंगा। ओवर। बॉस के लहजे में बेपनाह एतमाद था। ठीक है बॉस, हमारे लिए क्या हुक्म है? ओवर। नंबर 1 ने कहा, तुम चारों अपने अपने कामों में मसरूफ रहो और किसी भी कामयाबी पर मुझे फौरन रिपोर्ट दो। वैसे अगर जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल कर लूंगा। ओवर एंड ऑल, बॉस ने कहा और उसके साथ ही ट्रांसमीटर दोबारा खामोश हो गया। और फिर नंबर 1 के अलावा बाकी तीनों खामोशी से उठकर बारी बारी तकरीबन 10-10 मिनट के वक्फे के बाद बाथरूम में घुसते चले गए, जहां से एक दरवाजा उगली गली में खुलता था। सफदर, कैप्टन शकील और नोमानी वेस्ट हार्प के होटल मेट्रो में अलग-अलग कमरों में रिहाइश पजीर थे। उन्हें यहाँ पहुंचे अभी चंद ही घंटे गुजरे थे। एक्स2 ने उन्हें सिर्फ वहाँ कयाम करने की हिदायत की थी और उसके बाद बाकी हिदायत उन्हें वहीं मिल रही थी। सफदर कमरे में मौजूद आराम कुर्सी पर बैठा सोच रहा था कि अचानक वेस्ट हार्प में ऐसा कौन सा काम पेश आ गया कि एक्स2 ने खुसूसी तैयारे से उन्हें वहाँ भेजा था। चूंकि एक्स2 ने सिर्फ उन्हें वहाँ भेजे जाने के लिए कहा था, इसलिए वो केस की बाकी तफसीलात से लाइल्म थे। सफदर बैठा यही सोच रहा था कि अचानक उसकी कलाई पर घड़ी ने ज़रबे लगानी शुरू कर दी। उसने चौंक कर कलाई सीधी की तो घड़ी के डायल पर एक नुक्ता तेजी से जल बुझ रहा था। सफदर ने घड़ी का वेट बटन मखसूस अंदाज में खींचा तो नुक्ता मुसलसल जलने लगा। हेलो, सफदर स्पीकिंग। ओवर। सफदर ने घड़ी से मुंह लगाकर कहा और फिर उसे कान से लगा लिया। एक्स2। ओवर। दूसरी तरफ से एक्स2 की आवाज सुनाई दी। यस सर, हम सब होटल मेट्रो पहुंच चुके हैं। ओवर। सफदर ने कहा, सुनो सफदर, हम इस मुल्क में एक बैनुल अक़वामी तंजीम दहशतगर्द की सरकोबी के लिए पहुंचे हैं। मुझे इत्तला मिली है कि पामाला बाजार में एक आर्ट गैलरी है। उसकी मालिका कैडी का ताल्लुक इस तंजीम से है। तुमने कैडी से रस्म दरा बढ़ानी है ताकि उससे मालूमात हासिल की जा सके। इसके लिए तुम जो भी तरीक़ेकार चाहो इख्तियार कर सकते हो, मगर काम जल्द अज जल्द होना चाहिए। कैप्टन शकील और नोमानी तुम्हारी निगरानी करेंगे। ऊपर। एक्स2 ने उसे हिदायत देते हुए कहा, ठीक है जनाब, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द अज जल्द मतलूबा मालूमात हासिल कर लूँ। ऊपर। सफदर ने जवाब दिया, मालूमात तुमने उस ग्रोह के हेडक्वार्टर के मुतालिक हासिल करनी है, मगर काम इंतहाई होशियारी से होना चाहिए, समझे? और मुझे जल्द अज जल्द रिपोर्ट देना। ओवर। एक्स2 ने हिदायत की, बेहतर जनाब, आप बेफिक्र रहे। ओवर। सफदर ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, एक्स2 की तरफ से जवाब मिला और सफदर ने पिन बटन दबाकर राब्ता खत्म कर दिया। फिर उसने टेलीफोन उठाकर कैप्टन शकील और नोमानी को हिदायत दी और खुद कैडी से मिलने के लिए तैयारी में मसरूफ हो गया। थोड़ी देर बाद वह एक टैक्सी में बैठा पामाला बाजार की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने थोड़ी देर बाद उसे पामाला बाजार के मेन स्टॉप पर उतार दिया और सफदर टैक्सी से उतरकर बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में चलता हुआ दुकानों के साइन बोर्ड पढ़ता हुआ आगे बढ़ता चला गया। फिर उसे एक दुकान पर कैडी आर्ट गैलरी का बोर्ड नजर आ गया। सफदर ने बड़े इत्मीनान से दरवाजे को धकेला और आर्ट गैलरी में दाखिल हो गया। इस वक्त वो एक मौजूद ताजिर के रूप में था। आर्ट गैलरी कुछ ज्यादा बड़ी नहीं थी, मगर वहाँ खासी कीमती और पुरानी तस्वीर नजर आ रही थी। एक कोने में एक नौजवान लड़की काउंटर के पीछे बैठी कुछ लिखने में मसरूफ थी। सफदर को अंदर आता देखकर उसने चौंक कर सर उठाया और फिर उठकर खड़ी हो गई। सफदर बड़े इत्मीनान से दीवारों पर लगी हुई तस्वीर देखता हुआ उस लड़की की तरफ बढ़ता चला गया। बहुत खूबसूरत गैलरी है आपकी, सफदर ने तारीफ करते हुए कहा। शुक्रिया, लड़की ने कारोबारी लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या ये गैलरी आपके नाम पर है? सफदर ने उचटते हुए लहजे में पूछा। नहीं जनाब, मैं तो मुलाजिमा हूँ गैलरी की। मालिका मिसेस कैडी है जो अपने दफ्तर में मौजूद है। उस लड़की ने झीपते हुए लहजे में जवाब दिया। ओह अच्छा, क्या मिसेस कैडी से मुलाकात हो सकती है? मैं चंद खास तस्वीरों की बाबत उनसे बातचीत करना चाहता हूँ, सफदर ने कहा। जरूर सर, आप इधर राहदारी में चले जाएं, आगे दफ्तर का दरवाजा है। लड़की ने बाएं तरफ बनी हुई एक पतली सी राहदारी की तरफ इशारा करते हुए कहा और सफदर सर हिलाता हुआ
तेजी से उस राहदारी की तरफ बढ़ता चला गया। राहदारी के आखिर में अंदर शीशे का बना हुआ एक दरवाजा था, जिस पर ऑफिस की तख्ती लगी हुई थी। सफदर ने दरवाजे पर पहुंचकर बड़े मुआसिब अंदाज में दस्तक दी। तशरीफ लाइए। अंदर से एक मुतरन्नम निस्वानी आवाज सुनाई दी और सफदर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। ये एक छोटा सा कमरा था, जहां दीवारों पर मखसूस किस्म की तजरीदी तस्वीरें आवेजा थी। कमरे के दरमियान में रखी हुई एक काफी बड़ी मेज के पीछे एक नौजवान और खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई सफदर की तरफ देख रही थी। मुझे सफदर कहते हैं, मेरा ताल्लुक काफिरिस्तान से है। सफदर ने आगे बढ़कर अपना तारुफ कराते हुए कहा। खुश आमदीद मिस्टर सफदर, तशरीफ रखिए, मिसेस कैडी ने बड़े बाखलाक लहजे में कहा और सफदर उसके मुकाबिल कुर्सी पर जम गया। माफ कीजिए, आपका नाम सुनकर मैं यही समझा था कि आप खासी बुरी औरत होंगी, मगर मुझे ये देखकर खुशी हुई है कि आप गुलाब के ताज़ा खिले हुए फूल की तरह खूबसूरत और हसीन हैं। सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी तारीफ सुनकर मिसेस कैडी का चेहरा मसरत से गुलनार हो गया। शुक्रिया, आपका अंदाज बयान बेहद खूबसूरत है, तारीफ का शुक्रिया। मिसेस कैडी ने बड़े खुशगवार अंदाज में मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मिसेस कैडी, मुझे एक ऐसी तस्वीर चाहिए जिसका उन्वान है दहशतगर्द। सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में मिसेस कैडी के चेहरे पर नजरें काटते हुए कहा। दहशतगर्द। मिसेस कैडी ये लफ्ज सुनते ही बुरी तरह चौंकी। एक लम्हे के लिए उसका चेहरा बदल गया, मगर उसने हैरत अंगेज तौर पर अपने आप को संभाल लिया। अगर सफदर बकौर उसके चेहरे को न देख रहा होता तो शायद वो इस तब्दीली को महसूस न करता। जी हाँ, दहशतगर्द। मुझे मालूम हुआ है कि वो वेस्ट हार्व में मौजूद है और आपके वसीले से उसे हासिल किया जा सकता है। सफदर का लहजा लम्हा ब लम्हा सपाट होता चला गया। माफ कीजिए, मैंने इस नाम की तस्वीर ना देखी है और ना कभी सुनी है, मिसेस कैडी ने मुख्तसर सा जवाब देते हुए कहा। देखिए मिसेस कैडी, मेरे हाथ में क्या है? सफदर ने जेब से एक छोटी सी शीशी निकालते हुए कहा। वो एक हाथ से शीशी पकड़े दूसरे हाथ से उसका ढक्कन खोल रहा था। क्या है? मिसेस कैडी ने चौंकते हुए पूछा और सफदर ने बड़े इत्मीनान से शीशी को जरा सा झुकाया और उसमें से 2 कतरे करीब पड़े लोहे के एस्ट्रे पर टपका दिए। दूसरे ही लम्हे लोहे की वो एस्ट्रे पानी बनकर बहने लगी। ये इंतहाई ताकतवर तेजाब है मिसेस कैडी। इसके 4 कतरे आपके चेहरे को इस तरह बिगाड़ देंगे कि दुनिया का माहिर से माहिर प्लास्टिक सर्जन भी उसे दोबारा ठीक न कर सकेगा। सफदर के लहजे में बेपनाह सख्ती ऊद कर आई थी। क्या मतलब? आप क्या चाहते हैं? मिसेस कैडी का चेहरा एकदम जर्द पड़ गया था। बुरी बात है मिसेस कैडी, अपना हाथ तराज की तरफ मत बढ़ाइए। जब तक आप रिवॉल्वर निकालेंगी आपका चेहरा बिगड़ चुका होगा और आंखें बेनूर हो चुकी होंगी, सफदर ने कहा और मिसेस कैडी ने मेज की दराज की तरफ बढ़ता हुआ हाथ इतनी तेजी से वापस खींच लिया कि जैसे एक लम्हे की देर भयानक नताइज की हामिल होगी। मिसेस कैडी, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं नहीं चाहता कि आपका ये इंतहाई खूबसूरत चेहरा हमेशा के लिए बिगड़ जाए। ऐसा हसीन चेहरा अल्लाह की नेमत होता है और मुकद्दर वालों को मिलता है। इसकी कदर कीजिए। सिर्फ इतना बता दीजिए कि दहशतगर्द का हेडक्वार्टर कहाँ है, मैं चला जाऊंगा और यकीन कीजिए कि आप पर कतन कोई हर्फ नहीं आएगा, वरना। सफदर ने हाथ में पकड़ी हुई शीशे का अंदाज इस तरह कर लिया जैसे अगले ही लम्हे वो तेजाब मिसेस कैडी के चेहरे पर फेंकने वाला हो। माफ कीजिए, आपको गलतफहमी हुई है, मिसेस कैडी ने इंतहाई खौफजदा लहजे में कहा। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैं सिर्फ 5 तक गिनूंगा, उसके बाद आप हमेशा के लिए इस खूबसूरत चेहरे से हाथ धो बैठेंगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप पर कोई हर्फ नहीं आएगा। 1, 2। सफदर ने गिनती शुरू कर दी। ठहरिए, खुदा के लिए रुक जाइए, मिसेस कैडी ने इंतहाई बौखलाए हुए लहजे में कहा। 3, 4। सफदर बड़े सर्द लहजे में गिनती गिन रहा था। 40 सुमरा पैलेस, 5th ब्लॉक, मिसेस कैडी ने फौरन ही कहा और सफदर के चेहरे पर मुस्कुराहट खिलने लगी। शुक्रिया मिसेस कैडी, आप वाकई समझदार हैं। बहरहाल इस बात का ख्याल रखिए, अगर आपका बताया हुआ पता गलत साबित हुआ या आपने हेडक्वार्टर इस बात की इत्तला दी या मेरा ताक़ुब हुआ, तो मैं या मेरा कोई भी साथी किसी भी लम्हे आपके चेहरे पर बगैर वार्निंग के तेजाब फेंक देगा। सफदर ने कहा। जी, मैंने बिल्कुल ठीक पता बताया है, मगर खुदा के लिए आप किसी को बताए नहीं, वरना वो मुझे एक लम्हे के लिए भी जिंदा न छोड़ेंगे, मिसेस कैडी ने पहले से ज्यादा खौफजदा लहजे में कहा। आप कतन बेफिक्र रहे, ये मेरा वादा है, सफदर ने कहा और फिर उसने बड़ी तेजी से शीशे का ढक्कन चढ़ाया और दूसरे लम्हे वो शीशी उसकी जेब में मुंतकिल हो गई।
शुक्रिया मिसेस कैटी, सफदर ने कहा और फिर इंतहाई तेजी से मुड़कर दरवाजा खोलता हुआ बाहर निकल गया। उसने इंतहाई मुख्तसर वक्त में इंतहाई अहम मालूमात हासिल कर ली थी। दरअसल उसने एक नफ्सियाती चाल चली थी। खूबसूरत लड़की के लिए उसका सबसे बड़ा सरमाया खूबसूरती होता है और वो उसे बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देती है। सफदर जानता था कि अगर वो मिसेस कैडी पर तशद्दुद की इंतहा भी कर देता तो वो कभी ये इंकशाफ न करती, मगर उसने खूबसूरत सी चाल चलकर मुख्तसर वक्त में बगैर किसी तशद्दुद के मतलूबा मालूमात हासिल कर ली थी। आर्ट गैलरी से बाहर निकलकर सफदर खामोशी से फुटपाथ पर चलने लगा। वो कन अखियों से अपने ताकुब का अंदाजा लगा रहा था, मगर मुख्तलिफ गलियों में से गुजरने के बाद जब उसे इत्मीनान हो गया कि कोई अजनबी उसका ताकुब नहीं कर रहा, तो वो एक और सड़क पर निकल आया और फिर जल्द ही वो एक रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया। रेस्टोरेंट में दाखिल होते ही उसने बरामदे में बने हुए फोन बूथ का दरवाजा खोला और फिर इधर उधर देखते हुए उसने बगैर नंबर मिलाए रिसीवर उठाकर कानों से लगा लिया, मगर साथ ही उसने घड़ी में मखसूस ट्रांसमीटर पर X2 को कॉल कर लिया। X2 ओवर। दूसरी तरफ से X2 की आवाज सुनाई दी। सफदर स्पीकिंग सर। ओवर। सफदर ने जवाब दिया। क्या रिपोर्ट है सफदर? ओवर। X2 का लहजा बेहद नरम था। जनाब, मैंने हेडक्वार्टर का पता चला लिया है, पता नोट कर लीजिए। 40 सुमरा पैलेस, 5th ब्लॉक। ओवर। सफदर ने जवाब दिया। इतनी जल्दी ये कैसे मुमकिन है? ओवर। X2 के लहजे में हैरत नुमाया थी और सफदर का दिल X2 के इस अंदाज पर खुशी से मचल उठा। इससे बड़ी तारीफ उसकी नज़र में और नहीं हो सकती थी। और फिर सफदर ने तफसील से तमाम बातें बता दी।